friends, today we will discuss about cell and its function and its structure regarding to molecular aspect, जो कि हमारे नॉलेज के लिए बेसिक नॉलेज जो सेल का है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज हम इसी के बारे में पूरी डिटेल में चर्चा करेंगे कि सेल क्या है और इसके मोलिकुलर क्या क्या एस्पेक्ट हो सकते हैं, यानी आणविक जीव विज्ञान में इसका क्या योगदान है। तो हम जानेंगे सेल क्या होती है। सेल की सबसे पहले अगर डेफिनेशन की बात करें तो ये स्ट्रक्चरल, फंक्शनल एंड बायोलॉजिकल यूनिट होती है। जितने भी नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं यानी सभी जीवित जीवों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। दूसरी बात हम इसको कह सकते हैं कि सेल लाइफ की यानी जीवन की बिल्डिंग ब्लॉक है। बिल्डिंग ब्लॉक मीन्स आधारभूत इकाई। और हम ये भी कह सकते हैं कि सेल जो होती है बॉडी के अंदर स्मॉलेस्ट यूनिट होती है। सेल मिल करके टिश्यू बनाती हैं और टिश्यू मिल करके ऑर्गन का निर्माण करते हैं। ऑर्गन मिल करके ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं और ऑर्गन सिस्टम मिल करके ऑर्गेनिज्म, यानी कि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। और हम कह सकते हैं ये बॉडी का निर्माण करते हैं, लिविंग बॉडी। तो यहाँ पर हम बात करेंगे इन सभी के एस्पेक्ट के अंदर कि ये क्या क्या होता है और मॉलिक्यूलर एस्पेक्ट में सेल का क्या योगदान है। जो पहली सेल थी वो डिस्कवर्ड की गई थी रॉबर्ट हुक द्वारा, जो कि एक डेड प्लांट सेल थी जिसे हम कॉर्क कहते हैं। उसके बाद में लाइव सेल डिस्कवर्ड की गई, वो एंटोन वॉन ल्यूवेनहोक द्वारा डिस्कवर्ड की गई थी। अगर हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू टाइप्स के हो सकते हैं, यूनिसेलुलर मींस सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म और मल्टीसेलुलर यानी कि जिसमें एक से ज़्यादा कोशिकाएं पाई जाएंगी, एक से ज़्यादा सेल्स जो मिलेंगी वो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म होंगे। यहाँ पे हम सेल थ्योरी के बारे में और थोड़ा जान लेते हैं। सेल थ्योरी एक विशेष स्पेशलाइज्ड थ्योरी थी जो ऑर्गेनिज्म की ओरिजिन के बारे में बताती है, जो कि उसके सेल थ्योरी को प्रूव करती है कि वो सेल से कैसे बनता है ऑर्गेनिज्म। ये थ्योरी दी गई थी मैथियस स्लाइडेन और थियोडोर स्वान के द्वारा 1838 एंड 39 के अंदर। तो इस थ्योरी में क्या बताया गया था, इसकी जो समरी है वो ये है कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सेल एंड सेल प्रोडक्ट्स के बने होते हैं, यानी ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल एंड इट्स प्रोडक्ट। एंड द अदर स्टेटमेंट ऑफ द सेल थ्योरी वाज दैट ऑल सेल्स आर अराइजेज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, यानी कि जो नई कोशिकाएं हैं वो पूर्ववर्ती यानी जो पहले वाली कोशिकाएं हैं उनके द्वारा नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। इसके बाद में हम बात करेंगे सेल के डिफरेंट टाइप्स के बारे में, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स। हम सेल की बात करें तो सेल जो होती है वो दो टाइप की होती है, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक सेल प्रो मीन्स क्या होता है, प्रीमेटिव। प्रीमेटिव मीन्स आदिम टाइप की, जो प्राचीन जो सबसे पूर्ववर्ती कोशिकाएं थी वो ये थी प्रोकैरियोटिक। कैरियोन मीन्स होता है न्यूक्लियस। तो प्रोकैरियोटिक सेल हो गई जिनके अंदर वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। और यूकैरियोटिक सेल्स क्या होती है, यू मीन्स ट्रू, मतलब वास्तविक केंद्रक जिनके अंदर प्रेजेंट होता है वो यूकैरियोटिक सेल्स कहलाती हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स की खास बात क्या होती है कि इनके अंदर प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है तो जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो नेक्ड होता है, यानी उसके ऊपर कोई भी मेम्ब्रेन नहीं मिलती है। और ऐसा न्यूक्लियस जिसके ऊपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं हो तो न्यूक्लियस जैसा दिखता है बट वो एक्चुअली में डेवलप्ड न्यूक्लियस नहीं होता है, तो उसको हम न्यूक्लियोइड बोल सकते हैं। और जो सेल ऑर्गेनेल होते हैं इसके अंदर कोई सा भी सेल ऑर्गेनेल नहीं पाया जाता एक्सेप्ट राइबोसोम। तो इसके अंदर एकमात्र सेल ऑर्गेनेल मिलता है प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर, जिसको बोलते हैं राइबोसोम। राइबोसोम को यूनिवर्सल सेल ऑर्गेनेल भी कहा जाता है क्योंकि प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक बहुत सेल्स में मिलता है। तो एकमात्र मेम्ब्रेन जिसके अंदर मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल जो मिलेगा वो राइबोसोम होगा। और यूकैरियोटिक सेल में क्या होता है, वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, यानी इसके अंदर में जो न्यूक्लियस है, जैसे मान लो ये सेल है इसके अंदर ये न्यूक्लियस है तो न्यूक्लियस में जेनेटिक मटेरियल जो भी डीएनए आरएनए जो भी है वो कवर्ड होता है एक मेम्ब्रेन से, जिसको बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है जिस कारण से अगर ऐसा न्यूक्लियस जिसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट हो डेवलप्ड न्यूक्लियस कहलाता है। और इसके अंदर हम बात करें अगर राइबोसोम प्रेजेंस की और कौन कौन से में कौन कौन सा मिलता है तो उसकी बात हम अभी यहाँ पे हम राइबोसोम की बात करें तो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर 70S राइबोसोम मिलता है। एस जो है वो श्वेडबर्ग यूनिट को शो करता है। 70S राइबोसोम 2 सब यूनिट से मिलकर बनता है, 50S एंड 30S। ये कभी भी प्लस नहीं होती हैं, बस इनकी सब यूनिट्स हैं 50S एंड 30S। और प्रोकैरियोटिक सेल के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, ऑल बैक्टीरिया सभी बैक्टीरिया, और ब्लू ग्रीन एल्गी BGA, और PPLO यानी प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म जिसको हम माइकोप्लाज्मा भी
कहते हैं। ये प्रोकैरियोटिक सेल के एग्जाम्पल है। यूकैरियोटिक सेल में जो राइबोसोम होता है वो एटीएस टाइप का राइबोसोम होता है। एटीएस राइबोसोम दो सब यूनिट से बनता है, 60S एंड 40S। एटीएस राइबोसोम इन दोनों यूनिट से मिलकर के बनेगा, जो कि यूकैरियोटिक सेल की एक पहचान है। और यूकैरियोटिक सेल के एग्जाम्पल्स इनके अलावा बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी और माइकोप्लाज्मा के अलावा जितने भी ऑर्गेनिज्म बचते हैं वो सबके सब इसमें इंक्लूड होते हैं यूकैरियोटिक सेल के अंदर, यानी उनमें यूकैरियोटिक सेल पाई जाती है। यहाँ पे हम सेल के आउटर स्ट्रक्चर की बात करें तो सेल की जो कवरिंग होती है, लिविंग सेल की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, एनिमल लिविंग सेल की है। एनिमल सेल क्या होती है, एक मेम्ब्रेन से कवर्ड होती है जिसको हम सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं, या प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी होती है जो सेलेक्टिव परमिएबल नेचर की होती है, इसको हम बायो मेम्ब्रेन भी बोल सकते हैं। जबकि प्लांट सेल के अंदर क्या होता है कि ये जो सेल मेम्ब्रेन होती है सेकंड लेयर होती है, इसके ऊपर एक और लेयर मिलती है जिसको हम सेल वाल बोलते हैं, जबकि एनिमल सेल में सेल वाल एब्सेंट होती है। तो इस सेल मेम्ब्रेन के बारे में एक फेमस और मॉडल दिया गया था, वो था फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। वो किसके द्वारा दिया गया था, सिंगर व निकोलसन द्वारा। तो उसमें ये बताते हैं कि ये जो सेल मेम्ब्रेन होती है ये बनी हुई होती है लिपिड और प्रोटीन से। सेल मेम्ब्रेन में क्या होता है, फॉस्फोलिपिड की दो लेयर होती हैं, एक लेयर ऊपर की तरफ और दूसरी लेयर नीचे की ओर, इस टाइप से। तो ये इसकी जो संरचना होती है पूरी इसी टाइप से बनी रहती है। और बीच बीच के अंदर यहाँ पर प्रोटीन भी मिलते हैं, एम्बेडेड प्रोटीन जिनको कहा जाता है मेम्ब्रेन के अंदर। तो ये प्रोटीन हो गए और कुछ मात्रा में कार्बोहाइड्रेट भी यहाँ पे मिलेंगे। और ऐसे मतलब जी इसकी स्ट्रक्चर इस टाइप की होती है कि दो लेयर बन जाती हैं, इसलिए इसको फॉस्फोलिपिड बाइलेयर कहते हैं। लिपिड मीन्स आपको बताया लिपिड क्या होते हैं, एक तरह से फैट होती है, और प्रोटीन तो सेल मेम्ब्रेन जो होती है ओवरऑल प्रोटीन और लिपिड्स की बनी होती है। यहाँ हम प्रोटोप्लाज्म की बात करेंगे तो प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, ये एक प्रोटोप्लाज्म वर्ड दिया गया था परकिंजे द्वारा। और प्रोटोप्लाज्म होता क्या है, ये दो प्रकार के लिक्विड से मिलकर बनता है। जैसे सेल है, सेल के अंदर ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में डीएनए आरएनए जो भी जेनेटिक मटेरियल है वो है। यहाँ पर जो न्यूक्लियस के अंदर जो लिक्विड भरा हुआ रहता है वो होता है कौन सा, न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से और सेल मेम्ब्रेन के बीच में जो ये लिक्विड है इसको हम क्या बोलेंगे, साइटोप्लाज्म। तो ये साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म इन दोनों को इंक्लूड करने पे क्या बनता है, प्रोटोप्लाज्म बनता है, जो कि फिजिकल बेस ऑफ लाइफ भी कहलाता है। प्रोटोप्लाज्म होता है फिजिकल बेस ऑफ लाइफ। प्रोटोप्लाज्म इज मेड अप ऑफ न्यूक्लियोप्लाज्म एंड साइटोप्लाज्म। अब हम बात करेंगे सेल ऑर्गेनेल्स की। सेल ऑर्गेनेल्स, यहाँ पे आपने एक वर्ड सुना होगा ऑर्गन एंड ऑर्गेनेल। ऑर्गन तो क्या होता है, पूरी बॉडी में एक लार्ज पैमाने पर होता है, जबकि ऑर्गेनेल जो होते हैं वो हमेशा किस में मिलेंगे, सेल के अंदर मिलेंगे। स्मॉल कंपोनेंट्स होते हैं जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और भी बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स हैं। उनमें से जो हमारे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के एस्पेक्ट में जो इंपॉर्टेंट है उनके बारे में कुछ बेसिक जानकारियाँ यहाँ पर है। ऑर्गेनेल की अगर हम बात करें, सबसे पहले हम बात करें न्यूक्लियस की। न्यूक्लियस क्या होता है, सेल मैनेजर होता है, ये सेल के अंदर पाया जाता है। इसके अंदर न्यूक्लियस में जेनेटिक मटेरियल होता है और ये सेल की लगभग सभी फंक्शंस को कंट्रोल करता है, इसलिए इसको सेल मैनेजर कहा जाता है। न्यूक्लियस जो डिस्कवर किया गया था वो रॉबर्ट ब्राउन द्वारा किया गया था। और अगला सेल ऑर्गेनेल है हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको ER शॉर्ट में बोलते हैं। ये क्या होते हैं, कुछ मेम्ब्रेन्स, डबल मेम्ब्रेनस फोल्ड होते हैं जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से अटैच होते हुए सेल मेम्ब्रेन की ओर पाए जाते हैं। अगर इसके जैसे ये इस टाइप से फोल्ड्स हैं, इन फोल्ड्स के ऊपर कुछ पोर्शन के ऊपर राइबोसोम लगे हुए रहते हैं। अगर जिस पोर्शन पे राइबोसोम लगे हुए रहते हैं वो पोर्शन कहलाता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और जिस पोर्शन के ऊपर राइबोसोम नहीं पाए जाते वो पोर्शन होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मेन कार्य क्या है कि प्रोटीन सिंथेसिस के लिए जगह प्रोवाइड करवाता है। तो यहाँ पर क्योंकि राइबोसोम का जो मेन काम होगा वो प्रोटीन सिंथेसिस होगा, और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है तो इसके ऊपर क्या होगा, प्रोटीन का सिंथेसिस होगा। जबकि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या होता है कि यहाँ पर कोई राइबोसोम तो होते नहीं है, तो ये इसका जो मेन काम होता है वो है लिपिड सिंथेसिस का, यानी कि लिपिड सिंथेसिस करेगी। और कुछ हार्मोन्स वगैरह का यहाँ पे जैसे स्टेरॉइडल हार्मोन्स का सिंथेसिस होता है इस जगह के ऊपर।
तो ये इसके मुख्य फंक्शंस थे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के। तो यहाँ पे एक और छोटी सी बात है, अगर जैसे मान लो ये कुछ प्रोटीन जो यहाँ पे अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अगर किसी प्रोटीन का सिंथेसिस कर रही है, तो अगर एंडोप्लाज्मिक राइबोसोम से अगर प्रोटीन सिंथेसिस हो रही है तो वो प्रोटीन सेल के खुद के फंक्शंस में यूज ली जाती है। जबकि इसके अलावा अगर साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम से अगर कोई प्रोटीन सिंथेसिस होती है तो वो सेल के बाहर बॉडी में कहीं भी काम में ली जा सकती है। नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल है राइबोसोम। राइबोसोम क्या होता है? सिंगल मेम्ब्रेनस ऑर्गन होता है, सेल ऑर्गेनेल होता है सिंगल मेम्ब्रेनस, और ये सबसे स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनेल है। और इसके साथ में हम इसे यूनिवर्सल सेल ऑर्गेनेल भी बोलते हैं, क्योंकि ये यूनिवर्सल मतलब प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सभी कोशिकाओं में मिलता है, लेकिन एक आरबीसी है इसका एक्सेप्शन है, यानी एक्सेप्ट आरबीसी सभी सेल्स में पाया जाएगा। और दूसरा बात, ये ऑर्गेनेल इन ऑर्गेनेल यानी कोशिकांग के अंदर कोशिकांग, यानी ऑर्गेनेल मीन्स जैसे अभी हमने पढ़ा था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम खुद एक ऑर्गेनेल है, उसी के अंदर ये एक और ऑर्गेनेल होता है, तो इसीलिए इसको बोलते हैं ऑर्गेनेल इन ऑर्गेनेल। राइबोसोम का जो मेन काम होता है वो होता है प्रोटीन सिंथेसिस। ये प्रोटीन सिंथेसिस करता है, इसलिए हम इसको प्रोटीन फैक्ट्री या हम इसको सेल इंजन भी बोल सकते हैं, और हम इसको बोल सकते हैं ऑर्गेनेल इन ऑर्गेनेल। दूसरी बात, राइबोसोम किसका बना हुआ होता है? ये बना हुआ होता है राइबोसोमल आरआरएनए प्लस कुछ प्रोटीन्स होती हैं जिन्हें राइबोसोमल प्रोटीन्स कहा जाता है। तो ये प्रोटीन और आरआरएनए का बना हुआ एक सेल ऑर्गेनेल है। नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल है हमारा लाइसोसोम। लाइसोसोम क्या होता है? इसे हम सुसाइडल बैग और सुसाइडल पाउच भी बोलते हैं, क्योंकि ये ऐसा सेल ऑर्गेनेल होता है, इसके सीक्रेशन से क्या होता है? सेल की डेथ होती है, और समटाइम्स इसके सीक्रेशंस इसी की खुद की मेम्ब्रेन को डिजोल्व कर देते हैं, जिस कारण से इसकी खुद की डेथ हो जाती है, और इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? सुसाइडल बैग या सुसाइडल पाउच, और इसको हम एटम बॉम्ब ऑफ सेल भी कह सकते हैं। हमारा नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल है गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी क्या होता है? मैक्रोमोलिक्यूल्स को सेल के बाहर भेजने का कार्य करता है, और जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं उनके द्वारा जो हार्मोन सीक्रेशन होता है वो भी इसी के द्वारा होता है, और ये लाइसोसोम के फॉर्मेशन के अंदर भी अपना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। अगला हमारा जो सबसे इम्पोर्टेंट सेल ऑर्गेनेल है वो है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जो डिस्कवर किया गया था वो रिचर्ड अल्टमैन द्वारा डिस्कवर किया गया था, लेकिन बाद में जो माइटोकॉन्ड्रिया टर्म दी थी वो दी थी कार्ल बेंडा ने। तो टर्म कार्ल बेंडा द्वारा दी गई, और डिस्कवर्ड किसके द्वारा हुआ था? रिचर्ड अल्टमैन द्वारा। माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ सेल भी बोलते हैं, और इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो सेमी ऑटोनोमस ऑर्गन होता है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर न्यूक्लियस के अलावा भी डीएनए मिलता है। एक डीएनए न्यूक्लियस में मिलेगा और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी पाया जाता है, इसलिए ये भी न्यूक्लियस की भांति काम कर सकता है, क्योंकि इसलिए इसको क्या नाम दे दिया? सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल। उसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो पावर हाउस ऑफ सेल बोला, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है? ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है, और ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन से 38 यानी कंप्लीट ऑक्सीडेशन से 38 एटीपी बनते हैं। एटीपी मीन्स एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जो कि एनर्जी की बेसिक यूनिट होती है। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट को हम एनर्जी करेंसी भी बोल सकते हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये इसका एक और सिनोनिम है माइटोकॉन्ड्रिया का कि यूकैरियोटिक सेल इन यूकैरियोटिक सेल, माइटोकॉन्ड्रिया को ही कहा जाता है, इसी के लिए टर्मिनोलॉजी दी गई है। माइटोकॉन्ड्रिया को रिचर्ड अल्टमान ने बायोप्लास्ट नाम दिया था पहले, बाद में बेंडा ने इसको, जैसे भी हमने बात करी थी, बेंडा ने माइटोकॉन्ड्रिया टर्म दी थी। और माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? सेल के अंदर सेकंड लार्जेस्ट ऑर्गेनेल है। जो सेल ऑर्गेनेल जो सेकंड सबसे लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेल है वो माइटोकॉन्ड्रिया ही है। और इसके अलावा सबसे बिजिएस्ट सेल ऑर्गेनेल कौन सा है? वो भी माइटोकॉन्ड्रिया ही होता है। माइटोकॉन्ड्रिया भी एक डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल होता है, जो एक मेम्ब्रेन तो इसकी होती है, और सेकंड मेम्ब्रेन जो इसके अंदर होती है वो कुछ फोल्ड्स बना लेती है। तो जो इनर मेम्ब्रेन माइटोकॉन्ड्रिया की वो फोल्ड्स बनाती है, उन फोल्ड्स को हम क्या कहते हैं? क्रिस्टी कहते हैं। और इन फोल्ड्स के अंदर जो भी मटेरियल होता है उसे मैट्रिक्स कहा जाता है, जिसे माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स भी हम बोल सकते हैं। तो दोस्तों अब आप यहाँ पे देखेंगे जो डायग्राम आपको शो किया हुआ है, ये एनिमल सेल का डायग्राम है, यूकैरियोटिक सेल का डायग्राम है। इस डायग्राम में आप ऊपर से अगर राइट साइड से चलें तो कुछ फोल्ड हैं मेम्ब्रेन के जिन्हें माइक्रोविलाई कहा है। ये कुछ स्पेशल सेल के अंदर ही होते हैं, जैसे इंटेस्टाइन की सेल्स हैं।
उसके बाद नीचे जो आउटर मेम्ब्रेन है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। उसके बाद सेंट्रियोल शो किया गया है। सेंट्रियोल सेल डिवीज़न में हेल्प करता है। उसके बाद अगर हम मेजर ऑर्गेनेल देखें तो लाइसोसोम है, जिसे अभी हमने बताया था सोसाइटल बैग। उसके बाद है राइबोसोम। तो दोस्तों उसके बाद जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं वो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, और बेसिकली हमने ये डायग्राम एनसीईआरटी से उठाया है ताकि समझाने में आसानी हो। तो दोस्तों ये फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है जो सिंगर एवं निकोलसन ने दिया था, जिसके बारे में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, लिपिड बाइलेयर फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। ये दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया है, इसमें डबल मेम्ब्रेन है, आप देखेंगे आउटर और इनर मेम्ब्रेन, जैसा कि पहले हम बता चुके हैं। और क्रिस्टी के बीच में जो मटेरियल है उसे हम मैट्रिक्स हमने समझाया था आपको पहले। उसके बाद इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है जिसके अंदर कुछ एंजाइम्स होते हैं। तो जैसा कि अभी आपने देखा, हमने अभी डिस्कस किया सेल और उसके इम्पोर्टेंट्स ऑर्गेनेल्स के बारे में। यहाँ पर हम आगे और भी वीडियो बनाते रहेंगे, आप हमसे जुड़े रहिए और देखते रहिए। थैंक यू सो मच।